स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन डिसिप्लिन का यूनिट 2 करेंगे, जिसका नाम है स्त्री एवं आधुनिक शिक्षा। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये आपका पार्ट 2 है। बहुत सारे टॉपिक हमने उसमें कर लिए थे। देखिए, हमारा इस टॉपिक है शिक्षा के पश्चिमी एवं पूर्वी विचारों का समन्वय। रुकैया ने इस बात पर बल दिया कि भारत का भविष्य भारत की कन्याओं में निहित है, अतः उनकी व्यवस्थापूर्ण शिक्षा का विकास ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि भारत को पश्चिम से सबक लेने की आवश्यकता है। बिना किसी परिवर्तन के पश्चिमी व्यवस्था को ज्यों का त्यों लागू करना। देखिए, हम पिछले वीडियो में रुकैया के बारे में पढ़ रहे थे, उसी में से ये टॉपिक रह गया था हमारा, शिक्षा के पश्चिमी एवं पूर्वी विचारों का समन्वय। समन्वय का मतलब होता है आपका तालमेल बिठाना, पश्चिमी एवं पूर्वी विचारों का तालमेल बिठाना। इसमें बोला है आपको कि रुकैया ने क्या बोला था कि भारत का भविष्य भारत की कन्याओं पर निहित है। मतलब जो कन्याएं हैं वही, अगर वो जब तक नहीं पढ़ेंगी तब तक क्या होगा, भारत का विकास नहीं हो सकता। अतः उनकी व्यवस्थापूर्ण शिक्षा का विकास ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि भारत को पश्चिम से सबक लेने की आवश्यकता है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि पश्चिम में इतना लड़कियां लड़की के ऊपर भेदभाव नहीं होता है जितना भारत पे होता था, इसलिए रुकैया बेगम ने यह सब कहा था। देखिए, रुकैया बेगम की एक गलती थी, उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। भारत को अपनी पुरानी मान्यताओं, परंपराओं और प्रणालियों को बचाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में पश्चिम की नवाचार विचारधारा और पूर्व की प्रचुर ज्ञान मीमांसा का मिश्रण होना चाहिए, जिससे कि पश्चिम शिक्षण अभ्यास में परिवर्तन आ सके। यह शिक्षा के नवीन इतिहास की कथा रचेगा और निसंकोच रूप से यह भारतीय महिलाओं के जीवन को परिवर्तित करेगा। संक्षेप में, विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करने के बाद हमारी लड़कियां विभिन्न प्रकार के दायित्वों में प्रभावित रूप से अपना प्रसार कर पाएगी। वह समाज में परिवर्तन लाएगी और सामाजिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। उनकी भूल ये थी कि उन्होंने क्या किया था, पश्चिमी जो परंपरा शिक्षा प्रणाली थी उसमें बिना कुछ चेंज किए ही जो का त्यों उन्होंने ये लागू करवा दिया था। आगे देखिए पंडिता रामाबाई का पूर्व जीवन। पहले हमने रुकैया बेगम के बारे में पढ़ा, अब हम पंडिता रामाबाई के पूर्व जीवन के बारे में पढ़ेंगे। पंडिता रामाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे संस्कृत के विद्वान थे और उनका दृष्टिकोण आधुनिक था। उनके पिता ने उन्हें आजीवन अविवाहित रहने की अनुमति दी थी। वह उन्हें पौराणिक संस्कृत में पढ़ाया करते थे। जब रामाबाई के माता पिता का देहांत हुआ तब वह 16 वर्ष की थीं। वह संस्कृत जानती थी। वो और उनके भाई समाज सुधार और शिक्षा पर भाषण देते हुए देश भर में यात्राएं करते। जब उनके भाई की मृत्यु हुई तब वह अकेली पड़ गई और उन्होंने अपने एक करीबी मित्र से विवाह कर लिया। देखिए, पंडिता रामाबाई 1858 से 1922 आधुनिक भारत की एक महान स्त्री थी। विशेष तौर पर रमाबाई स्त्री अधिकार और समाज सुधार की विशेषज्ञ थी। वह एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने पुरुष प्रधान समाज के लिंग सुधार की पक्षधरता ली। चूँकि रामाबाई ने सीमाओं को लांघ और अपने शिक्षा एवं मिशनरियों संबंधी गतिविधियों के उद्देश्यों में पितृसत्ता को चुनौती दी। देखिए क्या बोला है कि मिशनरियों, आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, मिशनरी होता है जो ईसाई का प्रचारक होते हैं ना, उसे मिशनरी कहते हैं। तो ये क्या कह रही है कि जैसे आपको पता है कि जो पुरुष हमारे इंडिया में पुरुष प्रधान है ना, पुरुष प्रधान समाज है। तो इन्होंने क्या किया था, इस चीज़ का पक्षधारता की थी और कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं को भी पूरा वो मिलना चाहिए इसमें। तो अपने समय में वह सर्वाधिक विवादित उच्च जातीय महिला बनी। मतलब इन सब चीज़ों से लोगों ने बहुत विरोध भी किया इनका, क्योंकि इन्होंने पुरुष प्रधान समाज का विरोध किया। इसलिए
इसलिए समय के साथ उनका नाम आधुनिक भारतीय इतिहास के पन्नों से मिटता चला गया। इस वजह से कहीं न कहीं क्या हुआ कि इनको बुरा बना दिया गया समाज, मतलब समाज ने क्या किया, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही वो किया, ब्लेम किया कि नहीं ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, जिससे कहीं न कहीं भारतीय इतिहास के पन्नों से इनका जो इतिहास है वो मिटता चला गया। देखिए इन्होंने क्या-क्या प्रयास किए थे। पितृसत्ता को चुनौती दी थी इन्होंने, ईसाईयत और हिंदूवाद। ईसाईयत और हिंदूवाद क्या है, जो ईसाई लोग होते थे और हिंदूवाद जो हिंदू लोग होते थे। धर्मशास्त्र के अध्ययन ने रामाबाई को इस घृणा भाव से अवगत कराया जो प्रत्येक जाति की महिलाओं और निम्न जाति के पुरुषों के प्रति रखा जाता था। महिलाओं की भांति ही शूद्रों को भी धार्मिक कृत्य करने की स्वतंत्रता नहीं थी। आपने पहले पढ़ा होगा, अगर आपने 11th-12th में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें क्या बोला था, शूद्रों के बारे में बताया था ना कि जो शूद्र लोग होते थे उनको सिर्फ दूसरों का सेवा करने का वो था, वो कुछ पवित्र ग्रंथ पढ़ नहीं सकते थे, ये सारी चीज़ें थी। वैसी महिलाओं के प्रति भी था कि महिलाएं भी पवित्र ग्रंथ नहीं पढ़ सकती हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो शूद्र कहीं ना कहीं शूद्र के साथ भी वैसे व्यवहार हुआ करता था जैसे महिला के साथ हुआ करता था, जो उच्च जाति के लोग कर सकते थे। रामाबाई ने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस भेदभाव को नकारा जब उन्होंने विपिन बिहारी नामक शूद्र के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया। मतलब उन्होंने एक शूद्र से विवाह किया था, अतः इस तरह उन्होंने इस मान्यता का खंडन किया। खंडन का मतलब होता है कि तोड़ दिया एक तरीके से, जो प्रथा चली आ रही थी कि अगर वो ऊंची जाति का अगर लड़का या लड़की है तो वो ऊंची जाति में विवाह करेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक शूद्र के साथ विवाह किया जिस वजह से ये प्रथा है जो टूट गई थी, खंडन हो गई थी। नागरिक पंजीकरण में अंतर्जातीय विवाह करने के कारण विपिन को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। देखिए आपको अंतर्जातीय विवाह का मतलब तो पता ही होगा। अंतर्जातीय विवाह का मतलब होता है जैसे दो अलग अलग जाति के वर और कन्या का विवाह। मतलब दो अलग अलग जाति के या तो लड़की दूसरी जात की होगी या लड़का दूसरी जात का होगा और वो दोनों विवाह करते तो उसे अंतर्जातीय विवाह कहते हैं। विवाह के 2 वर्ष के उपरांत ही विपिन की मृत्यु ने रामाबाई को 24 वर्ष की अवस्था में ही विधवा जीवन व्यतीत करने को विवश कर दिया। मतलब क्या हो गया था कि जब जो रमाबाई थी और उन्होंने विपिन से शादी किया था तो उसके बाद समाज ने उनको ठुकरा दिया था। उसके बाद क्या हुआ, 24 वर्ष की अवस्था में ही वो विधवा हो गई थी रमाबाई। अपने शुरुआती दमित विधवा जीवन को अनुभव करने के बाद रमाबाई ने अपने जीवन को घरेलू कृत्य तक सीमित रखने का विरोध किया। मतलब उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं विधवा हो गई तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उन्होंने बहुत कुछ आगे चलकर किया और उन्होंने फिर से सार्वजनिक क्षेत्र में कदम रखा। हालांकि वह महाराष्ट्र की महिलाओं से जुड़ पाने में असफल हुई और साथ में ही कोई सामाजिक आधार और भावनात्मक सहयोग न पाते हुए खुद को अकेली महसूस करने लग गई, क्योंकि वो एक तो नीची जात, मतलब जो विपिन था वो नीची जात का था, तो उन्होंने एक तो अंतर्विवाह किया था जिस वजह से समाज के लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे और ऊपर से वो विधवा भी हो गई थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि कोई भी उनका साथ नहीं देना चाह रहा था और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इसके चलते उन्होंने धर्म और ईश्वर में सांत्वना खोजना प्रारंभ कर दिया। फिर उन्होंने इन सब चीज़ों का वो नहीं माना और क्या किया, उन्होंने ईश्वर में ध्यान लगाना स्टार्ट किया, जिसने उनके सामाजिक उद्देश्य को धार्मिक पूर्ति में समायोजित करना प्रारंभ कर दिया। अतः उन्होंने एंगेलिकन चर्च में ईसाई धर्म अपना लिया। बाद में जाके रमाबाई जो है ईसाई धर्म अपना लेती हैं। रमाबाई के एंगलिकन चर्च की पितृसत्ता से विवाद हुआ जो बहुत क्रूर थे। लेकिन देखिए फिर क्या होता है, एंगलिकन चर्च जो था वहाँ पर भी उनका विवाद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी पितृसत्ता समाज होता है, मतलब पितृसत्ता को वो माना जाता है। उन्हें पुरुष छात्रों को पढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, लेकिन बॉम्बे के पादरी ने इसका विरोध किया। उन्होंने जवाब दिया, यह एक आश्चर्यजनक बात है कि न ही मेरे पिता और न ही मेरे पति ने कभी भी न मुझे और न ही मेरी माता को पुरुषों को शिक्षित करने से रोका। देखिए
आपको पता होगा पादरी लोग कौन होते थे। हमने 9th में पढ़ा था कि पादरी कौन होते हैं। ये देखिए, ये रहा। इसका मतलब होता है जो ईसाई धर्म में जो व्यक्ति पवित्र धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? पादरी बोलते हैं। एक बार उन्हें पुरुष छात्रों को पढ़ाने का प्रस्ताव भी मिला था, लेकिन क्या हुआ था, बॉम्बे के पादरी जो लोग थे, जो पुरुष थे, उन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि मतलब उनको लग रहा था कि एक लड़की पढ़ाएगी हमें। उन्होंने जवाब दिया, रमाबाई ने जवाब दिया कि यह एक आश्चर्यजनक बात है कि ना तो मेरे पिता ने कभी मुझे रोका और ना ही मेरे पति ने रोका, कि मेरी माँ को भी नहीं रोका पुरुषों को शिक्षित करने से। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा था कि फिर इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है जब हमारे पेरेंट्स ने या मेरे पति ने नहीं रोका। तो आगे देखिए, अतः रमाबाई के शैक्षिक गतिविधियों में सर्वाधिक मुद्दा पितृसत्ता था। मतलब ज़्यादातर उनका जो इन उन्होंने जिनमें योजना बनाई थी या जो भी चीज़ उन्होंने बोला था, ज़्यादातर पितृसत्ता की तरफ था उनका, कि उनको ज़्यादातर सुनना पड़ा था समाज वालों से। वो इसलिए था क्योंकि वो पुरुष सत्ता समाज का विरोध कर रही थी। देखिए, ये पिक्चर है पंडित रामाबाई का। आगे देखिए, कलकत्ता का अभिजात्य वर्ग उनके क्रांतिकारी विचारों से बेहद प्रभावित था। अभिजात्य वर्ग वो होते हैं जो अमीर लोग होते, जैसे नवाब थे ना, जमींदार हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, वो आते हैं अभिजात्य वर्ग में। तो कलकत्ता का जो अभिजात्य वर्ग था वो सबसे ज़्यादा इस क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुआ था। उन्होंने उन्हें सरस्वती नाम की उपाधि देवी सरस्वती के नाम पर ही दी और पंडिता नाम दिया, क्योंकि वह पंडित ब्राह्मणों की भांति उभर कर आई। ठीक है, इस प्रकार उनका जीवन पुरुष प्रधान समाज के विरोध की एक जटिल कथा है, जो हिंदू समाज पर, एंग्लिकन चर्च पर भारतीयों द्वारा ईसाई धर्म अपनाने व भारतीय ईसाई मिशनरी में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध को प्रकट करता है। नेक्स्ट देखिए, पंडिता रामाबाई का दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का क्या मतलब होता है? जो सही या गलत का क्या करे ज्ञान हमें दिलवाए। मतलब एक ये विद्या होती है जिससे हम परख सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। पंडिता रामाबाई ने अपने घर के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने और अपने बच्चों की शिक्षा की जरूरतों की पूर्ति की ओर प्रवृत्त किया। उन्होंने ईसाईयत को वैविधता के संदर्भ में परिभाषित किया। उन्होंने विरासत में चर्च की सिस्टर्स से, यहूदियों से, रोमन कैथोलिक और अपने ईसाई मित्रों से जो कुछ सीखा, उन सभी समन्वित विचार तैयार किया। समन्वित विचार मतलब होता है कि उन सब का विचार इकट्ठा किया और तैयार किया उसे। रमाबाई में जातिवाद को भारतीय समाज की सबसे बड़ी कमी बताई। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जातिवाद है, तो जातिवाद की वजह से ये क्या है, हमारी सबसे बड़ी कमी है। यह शारीरिक कार्य दीवार खड़ी करता है। इस वजह से क्या करता है, एक दीवार खड़ी कर देता है ये, और बौद्धिकता के महत्व को नकारता है। कि बौद्धिकता के महत्व को नकारता का मतलब है कि इससे यकीन नहीं होता कि पढ़े लिखे लोग भी ये सब सोच सकते हैं। जातिवाद ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास पर रोक लगाई है और लोगों की संकीर्ण स्वार्थ को बढ़ावा दिया है। इससे क्या हुआ है, संकीर्ण मतलब होता है संकट, कि इससे पता चलता है कि लोगों पे बहुत भयानक संकट आने वाला है उनकी इन सोच की वजह से। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, पंडिता रामाबाई के शैक्षिक प्रयास। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पंडिता रामाबाई स्त्री अधिकारों की विशेषज्ञ और अग्रदूतों में से एक रही हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा के चलते ही वह आगे चलकर एक स्त्री सुधारक बनी। रमाबाई के कुछ महत्वपूर्ण योगदान थे। फर्स्ट देखिए, रमाबाई स्त्रियों के अधिकार के लिए लड़ी। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1881 में रमाबाई ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति हेतु पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की। 1889 में उन्होंने युवा
विधवाओं के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना की। 1900 के बाद यह मिशन लोकप्रिय होने लगा और 2000 महिलाएं एवं बच्चे स्कूल जाने लगे और उन्होंने औद्योगिक उत्पादन और प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया। उन्होंने शारदा सदन की भी स्थापना की। इस सदन का उद्देश्य था दृष्टिबाधिता व्यक्तियों, विधवाओं एवं अनाथ बच्चों तक शिक्षा, आवास और मेडिकल सुविधाएं पहुंचाना। रमाबाई द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों पर महत्व दिया गया था: वनस्पति विज्ञान, साहित्य और शरीर क्रिया विज्ञान। प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण आयाम था, इसलिए उसमें विविध क्षेत्रों को शामिल किया गया था, जैसे खेती, बागवानी, बढ़ईगिरी, मुद्रण, लकड़ी काटना, सिलाई बुनाई और उद्योग संबंधी क्षेत्र। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यही था कि वह अपनी रुचि के अनुसार आगे किसी भी क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। जातिगत सीमाओं को तोड़ने की यह सबसे कारगर पहल थी। इस उद्देश्य हेतु समाज के अलग अलग तबकों को तैयार किया गया। तबकों का मतलब होता है जैसे अलग अलग जातीय के लोगों को क्या किया गया, तैयार किया गया। इनमें विद्यार्थी सक्रिय सदस्य थे। बच्चों को समाज के नियमों को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्हें जरूरी काम संभालने का प्रोत्साहन भी मिला। रमाबाई के शैक्षिक प्रयास बेहद प्रशंसनीय थे और उन्होंने अपने समकालीनों पर अच्छा प्रभाव छोड़ा। हालांकि ईसाई धर्म से उनके संबंधों ने उनके स्त्री शिक्षा में योगदान के प्रभाव को कम कर दिया। पश्चिम में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके कार्य से नाखुश थे। भारत में सत्ताधारी ईसाइयों की भांति रमाबाई भी एक ईसाई थी और इसी के चलते लोगों में रमाबाई को लेकर एक नापसंदगी का भाव पनपने लगा। 1919 में इंग्लैंड के राजा ने उन्हें कैंसर-ए-हिंद के पुरस्कार से नवाजा। औपनिवेशिक दौर में किसी भी भारतीय के लिए यह एक सर्वोत्तम पुरस्कार हुआ करता था। रमाबाई भारत में हो रहे स्त्री विकास आंदोलन की राष्ट्रीय छवि के रूप में उभरी। रमाबाई की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विरासत उनके उन प्रयासों में निहित है जो उन्होंने विधवाओं और उन लोगों को शिक्षित करने में लगाए जिन्हें वह अपने बाद काम जारी करने हेतु पीछे छोड़ आई। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पार्ट 3 करेंगे। ये आपका पार्ट 2 था, आगे आएगा आपका पार्ट 3, उसमें ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग के स्टडी पॉइंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।